कभी सोचा है कि दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था आखिर वापस अपने पैरों पर खड़ी कैसे हुई? आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं, ब्रेटन वुड्स प्रणाली की कहानी। एक ऐसा समझौता जिसने दशकों तक दुनिया की आर्थिक किस्मत को एक नया आकार दिया। जरा सोचिए, शहर मलबे का ढेर बन चुके हैं, देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और पूरी दुनिया एक विनाशकारी जंग से अभी-अभी बाहर निकली है। ऐसे माहौल में एक स्थिर और तरक्की करने वाली विश्व अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए? यही वो बड़ा सवाल था, वो चुनौती थी जिसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को जन्म दिया। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब दुनिया में आर्थिक अराजकता फैली हुई थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां देश एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ आर्थिक जंग लड़ रहे थे। देखिए, दो विश्व युद्धों के बीच का जो समय था ना, वो एक आर्थिक बुरे सपने जैसा था। गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कभी स्थिरता की गारंटी माना जाता था, वो पूरी तरह बिखर चुका था। देश अपनी करेंसी के वैल्यू जानबूझकर गिराने की होड़ में लगे थे, जिसे कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन कहते हैं। ये एक ऐसी रेस थी जिसमें हर कोई हार रहा था। जर्मनी जैसे देशों में तो महंगाई का ये आलम था कि लोग नोटों की गड्डियों से अपने घर गर्म कर रहे थे। मतलब सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका था। तो इस पूरे कियोस्क के बीच दुनिया के लीडर्स को ये एहसास हुआ कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्लान जो इतिहास की गलतियों को दोबारा न दोहराए। और इस सब की शुरुआत हुई 1944 में अमेरिका के एक छोटे से शहर से। जुलाई 1944। सोचिए, यूरोप में अभी भी जंग की गोलियां चल रही थी और उसी वक्त 44 देशों के प्रतिनिधि न्यू हैम्पशायर के एक शांत होटल में मिले। उनका मिशन बहुत बड़ा था, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाना जो न सिर्फ युद्ध से तबाह हुई दुनिया को फिर से बनाए, बल्कि भविष्य में ऐसे झगड़ों को होने से भी रोके। और इसी कॉन्फ्रेंस से दो जुड़वा संस्थाओं का जन्म हुआ, IMF और वर्ल्ड बैंक। आप IMF को एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी का डॉक्टर समझ सकते हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में आई छोटी-मोटी बीमारियों के लिए फौरन मदद देता है। और वहीं वर्ल्ड बैंक एक बिल्डर की तरह था, जो जंग के बाद दोबारा निर्माण जैसे लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देता था। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करता था? असल में ये पुराने गोल्ड स्टैंडर्ड का ही एक नया और बेहतर वर्जन था। पहले क्या होता था, हर देश की करेंसी सीधे सोने से जुड़ी होती थी, लेकिन अब सिर्फ अमेरिकन डॉलर सोने से जुड़ा था और दुनिया के बाकी सभी करेंसीज डॉलर से जुड़ी थीं। इसने डॉलर को दुनिया की सबसे अहम एक एंकर करेंसी बना दिया। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव थी ना, वो टिकी थी एक मैजिकल नंबर पर, 35। अमेरिका ने पूरी दुनिया से वादा किया कि कोई भी देश अपने पास रखे डॉलर्स को $35 प्रति ऑन्स के रेट पर सोने में बदल सकता है। ये एक ऐसा भरोसा था जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक साथ जोड़कर रखा था। पर यह सिस्टम इतना भी सख्त नहीं था, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। सोचिए, अगर किसी देश का सामान बहुत महंगा हो जाए और उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किल में आ जाए, तो उसे अपनी करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम करने की इजाज़त थी ताकि वो वापस पटरी पर आ सके। ये स्थिरता और लचीलेपन का एक बहुत अच्छा बैलेंस था। पर जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट था। जिस नींव पर यह पूरा शानदार सिस्टम बनाया गया था, उसी में एक बहुत बड़ी, एक घातक दरार छिपी हुई थी। चलिए अब इस सिस्टम के पतन की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साल 1960 में रॉबर्ट ट्रिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं है, और इतिहास में इसी को ट्रिफिन पैराडॉक्स के नाम से जाना गया। तो ये ट्रिफिन पैराडॉक्स था क्या आखिर? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, दुनिया को व्यापार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर चाहिए थे, और ये डॉलर कौन देता? अमेरिका। लेकिन अमेरिका जितने ज़्यादा डॉलर छापता, दुनिया का भरोसा उतना ही कम होता जाता कि क्या इन डॉलर्स के पीछे वाकई में उतना सोना है भी या नहीं। ये एक ऐसी दुविधा थी जिससे निकलना नामुमकिन था। और हुआ भी वही, जो ट्रिफिन ने कहा था वो सच हो गया। अब देखते हैं कि कैसे ये इतना बड़ा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
1960 के दशक में पहली दरारें दिखने लगीं। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गॉल ने अमेरिका की आर्थिक दादागिरी को चुनौती देते हुए अपने डॉलर रिजर्व को सचमुच सोने में बदलना शुरू कर दिया। फिर 1967 में जब ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू गिरी तो लोगों का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से भरोसा उठने लगा। और फिर 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति निक्सन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये निक्सन शॉक था क्या? एक ही दिन में राष्ट्रपति निक्सन ने दो बड़े फैसले लिए। पहला, उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका अब डॉलर के बदले सोना नहीं देगा, और दूसरा, उन्होंने बाहर से आने वाले सामान पर 10% का टैक्स लगा दिया। बस एक ऐलान और दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में जैसे भूचाल आ गया। वो वादा जिस पर पूरा सिस्टम टिका था वो टूट चुका था। अब जब सब कुछ बिखर रहा था तो सिस्टम को बचाने की एक आखिरी, कह सकते हैं कि एक हताश कोशिश की गई। दिसंबर 1971 में दुनिया के बड़े नेता वॉशिंगटन डीसी में मिले और एक नए समझौते पर राजी हुए, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी जुगाड़ साबित हुआ। राष्ट्रपति निक्सन ने बड़े गर्व से इसे विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मौद्रिक समझौता बताया, पर इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था। एक साल के अंदर ही ये समझौता भी ढेर हो गया। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये महान सिस्टम फेल हुआ तो हुआ क्यों? क्या कोई एक विलन था या ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा था? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। असल में ब्रेटन वुड्स का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब कई सारी चीजें एक साथ गलत हो गई। आर्थिक तौर पर वियतनाम युद्ध के भारी खर्चे ने अमेरिका में महंगाई बढ़ा दी थी। बनावट के लिहाज से ट्रिफिन पैराडॉक्स एक टाइम बॉम्ब की तरह था जो टिक टिक कर रहा था। राजनीतिक तौर पर अमेरिका अपनी घरेलू समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, और बाजार में सट्टेबाजों ने सिस्टम की कमजोरियों का जमकर फायदा उठाया। इन सब ने मिलकर सिस्टम की नींव हिला दी। मार्च 1973 आते आते ब्रेटन वुड्स सिस्टम औपचारिक तौर पर खत्म हो गया। अब करेंसी की कीमतें बाजार तय करता है, जो हर दिन हर पल ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये वही दुनिया है जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज के दौर में जहां पैसा सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, क्या ब्रेटन वुड्स जैसा कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वापस आ सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि इससे स्थिरता आएगी, जबकि दूसरों का कहना है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में ये नामुमकिन है। इसके बारे में क्या राय है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक अर्थशास्त्रियों और पॉलिसी मेकर्स को सोचने पर मजबूर करता रहेगा।